हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके सामने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फर्दर वीडियो बनाने से पहले एक कंसेप्ट लेके आया हूँ जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल जो है वो एक बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट है जिससे हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर एक सर्किल है, सर्किल का पूरा एंगल कितना होता है 2 पाई, तो सर्किल का 2 पाई पे जो लेंथ बनती है सर्किल के सरकमफ्रेंस की वो 2 पाई आर बनती है। तो कोई आपसे बोले कि पाई पे लेंथ कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे पाई आर। पाई बाय 2 पे कितनी बनेगी, पाई आर बाय 2। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। पर अगर कोई आपसे बोले कि एक स्फेयर है और पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया आप जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर कोई बोले कि स्फेयर का वो सेक्शन सोचो, एक छोटा सा स्फेयर का सेक्शन सोचो जो सेक्शन सेंटर पे टोटल मिला के 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका एरिया कितना होगा। तो क्या आप ये करोगे कि 2 पाई एंगल पे एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई यानी कितना हो गया 360। तो 1 पे कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई, तो 60 डिग्री पे कितना होगा 60 डिग्री पे 6 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या ये करोगे आप, तो ये तो गलत है ना। आप इससे कैलकुलेट करके देख सकते हो, आंसर अलग आएगा, गलत आएगा। स्फेयर का पोर्शन का एरिया वो आएगा ही नहीं, सरफेस एरिया। तो आप क्या गलती कर रहे हो, आप ये गलती कर रहे हो कि आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है स्फेयर और उसमें आप 2 डायमेंशनल एंगल के हिसाब से एरिया, जो कि 3 डायमेंशनल चीज़ है स्फेयर की, कर्व्ड सरफेस होता है, उसको आप डिवाइड कर रहे हो। ये आपकी गलती है। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे सॉलिड एंगल अप्रोच। तो एक्चुअली सॉलिड एंगल इज एंगल मेजरमेंट टेक्निक फॉर 3 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, अब सॉलिड एंगल को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज अ 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाय अ स्फेरिकल पोर्शन एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो कि ये स्फेयर है, दिख रहा है आपको, ये स्फेयर जो है इसका एक छोटा सा स्फेरिकल सेक्शन दिख रहा है, ये इसकी कैप। ये जो स्फेरिकल सेक्शन है ये अपने सेंटर पे जो 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा वो क्या होता है सॉलिड एंगल। तो वो कितना होगा इसमें दिमाग मत लगाओ, ये तो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। पर वो एंगल जो होगा वो क्या होगा सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन। ठीक है, अब दूसरी बात कि आप हमेशा जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल 2D है कि 3D है, ट्रायंगल 2D है, तो ट्रायंगल के किन्हीं भी 2 साइड्स के बीच का एंगल जब बनाते हो तो एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए आर्क बना देते हो ना, एक छोटा सा आर्क बना देते हो। जैसे ये आर्क बना हुआ है आपका सामने और हमने एंगल लिखा हुआ है θ0, तो हम एंगल को हमेशा एक आर्क से बताते हैं। और सॉलिड एंगल को, क्योंकि वो 3D एंगल है, उसको हमेशा आर्क के 3 डायमेंशनल फॉर्म से बताते हैं। आर्क का 3 डायमेंशनल फॉर्म क्या होगा सरफेस। सॉलिड एंगल को हमेशा हम एक सरफेस से बताते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। ये स्फेयर का, एक स्फेयर अगर होता पूरा तो वो ऐसा होता, तो उसका एक सेक्शन जो है वो सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बना रहा होगा ओमेगा, वो एक अपन सरफेस से बता रहे हैं, सरफेस। आ रहा है समझ। और ये जो 2 डायमेंशनल एंगल है आधा, ये पूरा तो 2 फाई हो गया, ये आधा एंगल फाई दिख रहा है, आधा, ये एंगल कहलाता है हाफ एपेक्स एंगल। क्या कहलाता है हाफ एपेक्स एंगल। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और इसमें मैंने लिखी है कि एंगल जो है वो हम किससे डिनोट करते हैं 2D लाइन से, आर्क से, जबकि सॉलिड एंगल हम डिनोट करते हैं एक सरफेस से। और एक और बात कि सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, जैसे एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टी रेडियंस, एंगल की रेडियंस होती है सॉलिड एंगल की स्टी रेडियंस। ठीक है, अब आप सॉलिड एंगल के कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो आप मान लो कि ये एक स्फेयर है बड़ा सारा जिसका रेडियस है R4, दिख रहा है ये। पर ये स्फेयर को मैंने इतना काट दिया और ये सिर्फ S4 जितना एरिया बचा के रखा।
ये सेंटर हो गया। ये स्फीयर S3 का एक पोर्शन है, बड़े स्फीयर का एक पोर्शन है S3। बड़े स्फीयर का रेडियस कितना है R3 और सेंटर वही है। फिर और बड़ा स्फीयर है एक जिसका रेडियस है R2, सेंटर वही है। उसका एक छोटा सेक्शन कौन सा है S2। और सबसे बड़ा स्फीयर जो है R1 रेडियस का, उसका एक छोटा सेक्शन है S1। तो ऐसा कैलकुलेटिवली देखा गया है मैथमेटिकली कि जो S1 अपॉन R1 स्क्वायर, S2 अपॉन R2 स्क्वायर, S3 अपॉन R3 स्क्वायर और S4 अपॉन R4 स्क्वायर बराबर होते हैं अगर सेंटर एक ही है तो। और ये किसके बराबर होते हैं, इसी को ही बोलते हैं, इस रेशियो को ही बोलते हैं सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्फेरिकल पोर्शन, है ना, अपॉन द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सॉलिड एंगल के लिए। तो अब हम आते हैं कि सॉलिड एंगल को ये जो हाफ एपेक्स एंगल है इससे कैसे रिलेट करें। ठीक है, अब आप इमेजिन करो वही कि एक स्फीयर है बड़ा, ये उसका सेंटर है और उस स्फीयर का एक पोर्शन है ये जो मैंने शेड किया हुआ है। तो बाकी स्फीयर को मैंने काट के अलग कर दिया, ये एक स्फीयर का पोर्शन है। अब मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैं इस स्फेरिकल पोर्शन की पेरिफेरी जो है, जो ये इसकी बाउंड्री है ना, इसका हर पॉइंट अगर C से जोड़ दूंगा तो एक कोन बनेगा। और इस कोन में ये जो 2D आधा एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल आधा, कोई भी दो आमने सामने की लाइनों को मिलाने वाले एंगल का आधा एंगल, इसको हाफ एपेक्स एंगल बोलते हैं। फाई है ये, कितना है, फाई। तो अब मैं ये जानता हूं कि सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है ये सरफेस का, शेडेड सरफेस का एरिया अपॉन R स्क्वायर। तो पहले एरिया निकालता हूं। एरिया निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आप जानते हो ये तो बात। तो मैंने एक स्ट्रिप मानी है, दिख रही है आपको स्ट्रिप, गोल स्ट्रिप मानी। ये स्ट्रिप का जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो थीटा ऑब्वियसली वेरिएबल हो गया। और ये जो विड्थ है स्ट्रिप की, इसका एंगल सेंटर पे कितना बन रहा है, डी थीटा, दिख रहा है। हाँ, तो ये जो स्ट्रिप की विड्थ हो जाएगी आर्क, वो हो जाएगा आर डी थीटा, रेडियस इनटू स्मॉल एंगल। और क्योंकि ये आर है तो ये कंपोनेंट कितना होगा, आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, आर साइन थीटा। समझ गए। तो बताओ ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया होगा इसकी सरकमफ्रेंस इनटू इसकी विड्थ। तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई इंटू आर, आर इसका रेडियस। अब इसका रेडियस कितना है, आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू इसकी विड्थ कितनी है, आर डी थीटा। 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये लिख दिया मैंने। ये इस स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूं पूरा एरिया निकालने के लिए। तो 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट के लगा दो थीटा की। सोचो जब ये स्ट्रिप का रेडियस 0 हो जाएगा तो ये थीटा 0 हो जाएगा। और जब ये स्ट्रिप का रेडियस सबसे बड़ा होगा, इसके बराबर होगा ये पूरा, तो ये जो थीटा हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लिमिट लग जाएगी 0 से 5। तो माइनस अंदर ले गया, लिमिट उल्टी कर दी, एस कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5। ठीक है, तो फाई क्या है, सारा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, फाई। फाई है हाफ एपेक्स एंगल ऑफ कोन। ठीक है, तो सॉलिड एंगल कितना आ गया, सॉलिड एंगल आ गया ये वाला एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 5। तो अगर ये एक कोन है और ये कोन का हाफ एपेक्स एंगल यानी ये वाला एंगल फाई है, तो जो सॉलिड एंगल होगा ओमेगा, वो किससे डिनोट करोगे, एक तो एक स्मॉल स्फेरिकल पोर्शन से, दिख रहा है मैंने बनाया हुआ है, शेडेड है। और ये जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 5। ठीक है,
अब अपन आते हैं कुछ सरफेसेस पे, जैसे ये हेमिस्फेयर है। अब सोचो कि अगर हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ तो अगर ये कोन था, ये कोन का बेस था, इसको फैलाते जाऊँ और टच करा दूँ यहाँ, तो हाफ एपेक्स एंगल कितना हो जाएगा सोचो। अगर कोन को बड़ा करते जाऊँ और यूँ मोड़ते जाऊँ तो हाफ एपेक्स एंगल फाई 90 डिग्री नहीं हो गया? तो इसका सॉलिड एंगल कितना हो गया? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो इसका सॉलिड एंगल हो गया 2 पाई। ठीक है। अगर सेकंड है डायग्राम, स्फीयर है, तो स्फीयर में अगर कोन को, एक कोन है, उसको बड़ा, उसके बेस को बड़ा करते करते घुमाते टच करा दिया आपस में, तो स्फीयर बन जाएगा। तो स्फीयर में हाफ एपेक्स एंगल कितना हो जाएगा? पाई 180। तो कॉस पाई -1 होता है, तो सॉलिड एंगल कितना आ गया? 4 पाई। और 4 पाई जो स्फीयर का एरिया होगा S, वो सॉलिड एंगल इंटू r² होगा ना, फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था। इसीलिए स्फीयर का एरिया 4 पाई r² होता है, सॉलिड एंगल 4 पाई इंटू r²। जो कोन है, अब कोन के 2 सेंटर हैं, मान लो एक तो C1 है और एक C2 है। C1 तो एपेक्स हो गया और C2 बेस का सेंटर हो गया। तो अगर C1 पे मैं मेजर कर रहा हूँ सॉलिड एंगल, C1 पे सॉलिड एंगल मेजर कर रहा हूँ, तो वो कितना आएगा? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस फाई, जैसा भी अपन ने डिराइव किया है पिछले ही पेज पे। पर अगर C2 पे मेजर कर रहा हूँ तो C2 जो है वो कोन का एक फ्लैट बेस है। इस फ्लैट बेस पे कोन, जो टॉप है कोन का, वो क्लोज्ड है। एक साइड से ऊपर से कोन क्लोज्ड है, नीचे से नहीं है। तो ऊपर से क्लोज्ड है, तो C2 पे हाफ एपेक्स एंगल 90 होगा ना, जिस तरीके से हेमिस्फीयर पे था 90। हेमिस्फीयर भी ऊपर से क्लोज था, तो C पे हाफ एपेक्स एंगल 90 था। तो कोन भी ऊपर से क्लोज्ड है एक साइड पे, तो हाफ एपेक्स एंगल कितना होगा? 90। तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो C2 पे सॉलिड एंगल 2 पाई हो जाएगा। ये टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन में जो बेस है, फ्लैट बेस C, उस पर जो सेंटर है C, उस पर भी हाफ एपेक्स एंगल कितना होगा? 90, क्योंकि टेट्राहेड्रन एक तरफ से क्लोज्ड है। अगर टेट्राहेड्रन नीचे भी लगा दूंगा तो पूरा क्लोज्ड हो जाएगा, तो C पे सॉलिड एंगल जो हो जाएगा वो 4 पाई हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है कि एवरी क्लोज सरफेस व्हाटसोएवर बी द शेप, हर क्लोज सरफेस, उसका शेप कुछ भी हो, सबटेंड्स अ सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई एट एवरी इंटीरियर पॉइंट। यानी अगर कोन को ऊपर नीचे से क्लोज कर दूं तो उसके बेस के किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल जो है वो कितना होगा? इनफैक्ट उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल 4 पाई होगा। टेट्राहेड्रन को क्लोज कर दूं तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल 4 पाई होगा। और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल स्पेस में क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के लिए 4 पाई होता है अंदर। तो बच्चों ये सॉलिड एंगल था, और आई होप आप इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ज़रूरी है, पर थोड़ा 1-2 बार और आप वीडियो को देखो अगर समझ नहीं आया हो तो। और अगले लेक्चर में मैं सॉलिड एंगल का यूज़ करके वापस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक TIR के एप्लीकेशन को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम में आएगा, याद रखना आप फॉर्मूला। और कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है? फार्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस फाई। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, बात करेंगे। और आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। धन्यवाद।